हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? टुडे वी टेक द लेक्चर नंबर 13 ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पे लेक्चर नंबर 13 ले रहे हैं और हम लोगों ने अभी तक थ्योरी में जो देखा है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर लिया है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे अब हम लोग क्या लेंगे, क्वेश्चंस ले रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे लिए हैं और भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आज की क्लास का, पहले भी क्वेश्चन हमने लिए हैं। नाउ वी टेक द एग्जांपल। मान लीजिए कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वो 1/2 है, 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी वो 1/3 है। एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है स्टूडेंट? 1/2 है। बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, दिस इज 5/12। दिस इज 5/12। यह हमको 3 डाटा क्वेश्चन में दिया गया है। Probability of event A is 1/2, probability of event B is 1/3 and probability of A bar intersection B bar is 5/12. Then हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है then find, then क्वेश्चन पूछ रहा है find पहला पार्ट, probability of A union like this, ये पहला क्वेश्चन ले लिया, राइट। दूसरे में इंटरसेक्शन ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, करेक्ट स्टूडेंट। और तीसरे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। फोर्थ क्वेश्चन यहां पे पूछ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट व्हेन बी इज गिवन। एंड 4 के बाद नाउ वी टेक द क्वेश्चन नंबर 5। तो 4 क्वेश्चन तो हमारे ये हो गए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार व्हेन ए यूनियन बी इज गिवन, ए यूनियन बी इज गिवन। एंड क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी व्हेन ए यूनियन बी इज गिवन। दिस इज ए कंप्लीट क्वेश्चंस जो हमारे समक्ष है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग? सॉल्व करेंगे। सो जो डाटा दिया गया है उसको अगर हम ध्यान से देखें, एनालिसिस करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो हमारे पास इवेंट 2 है। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे बढ़िया मेथड जो होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो ये होता है कि आप वेन डायग्राम बना लो। अगर एक बार हमारा वेन डायग्राम बन गया तो ये मानो कि हमारा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं एक एक चीजें यहां पर एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। सॉल्यूशन में हमने एक वेन डायग्राम बनाया। 2 इवेंट है मेरे पास, एक इवेंट ए और दूसरी इवेंट क्या है बच्चा? बी है। इवेंट ए और इवेंट बी है। ये मेरा सैंपल स्पेस है। तो एक इवेंट, ये टोटल रीजन पहले बना लेते हैं। ये जो रीजन होगा इस केस में, ये मेरा रीजन 1 होगा। दिस इज माई रीजन नंबर 1, दिस इज माई रीजन नंबर 2, दिस इज माई रीजन नंबर 3 एंड दिस इज माई रीजन नंबर 4। और ये हो गया मेरा एंटायर सैंपल स्पेस, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, ये इवेंट हमारी क्या है भाई? इवेंट ए है और ये इवेंट हमारी बी है, सही बात है। अब क्वेश्चन कैसे शुरुआत करें, ये बात मैंने आपको सेट थ्योरी जब पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करेंगे? जहां पर मोर इंफॉर्मेशन गिवन है। उसने कह दिया कि प्रोबेबिलिटी ए पार्ट की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। इसका मतलब हम लोग यहां डायरेक्ट 1/2 नहीं लिख सकते, क्योंकि ए पार्ट तो R2 में भी आ रहा है।
जो कि बी पार्ट के साथ कॉमन है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग 1/2 यहां पे नहीं लिख सकते। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो हम एक काम करते हैं कि ये जो कॉमन रीजन है इवेंट ए और इवेंट बी का, इस रीजन को हम लोग बच्चा क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि इस रीजन को हम लोग एक्स मान लेते हैं। अगर ये मेरा एक्स रीजन है, माना है ये R2 को मैंने एक सेकंड के लिए एक्स रीजन मान लिया, अब ये क्या होगा उसको हम लोग निकाल लेंगे कि एक्स क्या है, क्योंकि कोई भी चीज अगर एज्यूम की जाती है ना तो उसके बाद उसे कैलकुलेट भी करना होता है। तो अच्छा, अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये पूरा है, R1 प्लस R2 मिला के इंटायरली पूरा है ए, उसको मैंने x माना है, तो डेफिनेटली ये क्या बचेगा 1/2 माइनस एक्स बचेगा। और ये कितना था 1/3, तो ये कितना बचेगा 1/3 माइनस कितना बचेगा x बचेगा। अब मुझे पता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2, अच्छा कुछ और भी डाटा दिया हुआ है केस में, A नॉट B नॉट 5/12 दिया है, A नॉट B नॉट, तो इसका मतलब ये वाला रीजन A को छोड़ के B को छोड़ के R4 रीजन उसने 5/12 दे दिया, उसने 5 क्या दे दिया 12 दे दिया, यस और नो। अगर उसने ये 5/12 दे दिया तो इसका मतलब एक बात बताओ यार, R1 प्लस R2 प्लस R3 हमें पता है कि कंप्लीट प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है, एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, और ये 5/12 दे दिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके बराबर होगा, एक में से घटा दो। तो हम लोग यहां पे ये देख सकते हैं कि रीजन R1 प्लस रीजन R2 प्लस रीजन R3, अगर इसे हमें देखना है तो ये R4 5/12 है, तो ये रीजन हमें मिल जाएगा 1 माइनस 5/12, तो दिस इज व्हाट 7/12, ये हमें 7/12 मिल जाएगा। अब हम लोग अगर x निकालना है तो ये 7 कितना आ गया 12, तो यहां से स्टूडेंट हम लोग क्या ले लेंगे 1/2 माइनस एक्स प्लस एक्स एंड प्लस 1/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7/12 आ गया। एक x से एक x कैंसिल हो गया, और यहां से x क्या मिलेगा, दिस इज 1/2 प्लस 1/3 माइनस 7/12 इज इक्वल टू कितना x। आई थिंक स्टूडेंट दिस इज करेक्ट। तो यहां से मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे x का, अगर एक बार अगर हमें x मिल गया ना तो फिर तो सवाल की धज्जियां उड़ा देंगे हम लोग। तो x अगर मिल गया तो यहां पर x कितना एलसीएम आएगा भाई 12, तो ये कितना आएगा 6 प्लस 4 माइनस 7 इज इक्वल टू x, तो ये 10 माइनस 7 3 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। तो यहां से मुझे x का पता चला कि दिस इज 1/4, मतलब जो R2 रीजन है वो कितना मिल गया स्टूडेंट, मुझे 1/4 मिल गया। अगर एक बार हमें R2 रीजन मिल गया तो अब तो हम लोग आगे का काम बहुत आसान कर देंगे। तो अगर हम देखें तो पहला पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार या बी नॉट, मतलब बी नहीं होना चाहिए। तो पहले तो ये देखो ए कहां आ रहा है, ए कहां आ रहा है, अगर हमें देखें तो ए कहां आ रहा है R1 और R2 में आ रहा है, दिस इज R1 एंड R2 यूनियन है, और B नॉट का मतलब B को छोड़ के, B को अगर छोड़ दिया जाए मतलब R2 और R3 को छोड़ दो तो क्या बचेगा R1 और R4, दिस इज R1 एंड R4। अच्छा इन दोनों के बीच क्या लगा हुआ भाई, इन दोनों के बीच यूनियन लगा हुआ है, यूनियन लगा हुआ है, इसका मतलब सीधा सीधा हम लोग क्या कर दें जोड़ दें, सीधा सीधा हम लोग क्या कर दें जोड़ दें। तो R1 दो बार है तो यहां क्या लिख देंगे इसे हम R1 प्लस R2 प्लस कितना R4, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, R1 का वैल्यू कितना मिला, अच्छा R1 भी हमें निकालना पड़ेगा नहीं, तो R1 को अब हम लोग निकाल सकते हैं, x का वैल्यू हमारे पास 1/4 आ गया, चाहे तो हम लोग x निकल गया 1/2 माइनस 1/4 दैट मींस 1/4 ही आएगा राइट। तो यहां पर दिस इज व्हाट 1/4, R2 भी 1/4 आया एंड R4 इज व्हाट 5/12 आ गया। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई स्टूडेंट A यूनियन B बार
इज इक्वल्स टू 1/4, 1/4 कितना 1/2, 1/2 प्लस 5 कितना 12, एक छोटा सा एलसीएम और ले लो यार, 12 6 11/12 आ गया। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार। ये मेरे को पहले पार्ट का क्या मिल गया, आंसर मिल गया। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकंड पार्ट का आंसर निकालेंगे, क्या कह रहा है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी। ए बार का मतलब ए में नहीं होना चाहिए, ए में नहीं होना चाहिए, ए को छोड़ दो और बी, ए को छोड़ दो और बी, ए को छोड़ दिया तो बी बचेगा, तो अकेला कौन सा रीजन आ गया R3। अगर ए को छोड़ दे तो R1 और R2 को छोड़ दिया, और किसके साथ इंटरसेक्शन ले रहा है, बी के साथ, तो बी में तो ओनली कौन बच गया R3। तो सेकंड क्वेश्चन का तो डायरेक्ट आंसर आ गया भाई, सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट आ गया। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू रीजन R3। रीजन R3 इज व्हाट, दिस इज 1/3 माइनस 1/x, मतलब x है, x का वैल्यू 1/4 था, तो ये कितना मिलेगा भाई 12, दिस इज 4 - 3, आंसर इज 1/12। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया ए नॉट इंटरसेक्शन बी का, सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 1/12। यहां तक की बात भी आपको शायद समझ में आ गई होगी, ये वाला पार्ट भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट, ये हमने दो पार्ट कर लिए, आप इन दोनों पार्ट को एक बार जल्दी से उतार लीजिए, क्योंकि मैं इसे रफ करूंगा, क्योंकि वेन डायग्राम को तो मैं मिटाऊंगा नहीं, क्वेश्चन को मैं मिटाऊंगा नहीं। तो अब हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन निकालना है। तो मैं इसे अब मिटा देता हूं, अब मैं इसे मिटा देता हूं। ये याद रखेंगे कि x का वैल्यू कितना आया हुआ है हमारा, x का वैल्यू 1/4 आया हुआ है। x का वैल्यू हमारा कितना आया हुआ बच्चा, 1/4 आया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड का आंसर बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर हमें 3 करना है तो तीसरे को करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए, ए व्हेन बी इज गिवन। कैसे निकालते हैं इसको, नीचे में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, तो बी का रीजन कौन कौन सा है, R2 प्लस R3 है। अच्छा, ऊपर में क्या आएगा, जो ए और बी में कॉमन है, ए और बी में कॉमन क्या है, तो वो R2 है। एंड R2 की वैल्यू कितनी मिली थी, 1/4, एंड R2 इज 1/4 प्लस R3 का वैल्यू कितना मिला, R3 का वैल्यू शायद अभी निकाला था हमने 1/12। अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लो, 1/12 ही था, करेक्ट, तो 1/12 आ गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, 1/4 प्लस 1/12 है, नहीं तो ये 1/4 डिवाइडेड बाई 12 एलसीएम लिया, तो ये कितना 3 प्लस 1 आ गया, 1/4, 12 ऊपर उचक गया, नीचे 4 आ गया, 3/4 आंसर आ गया शायद। कैलकुलेशन देख लेना भाई एक बार, 3 और 1 4 आ गया, क्या किया हमने, 4 4 3 जा 12, 3 और फिर 12 तो 1 4, करेक्ट 4, तो 4/12, 4/12 तो 12 ऊपर गया, 4 आ गया नीचे, ये 3/4 इज द आंसर, 3/4 इज द आंसर, करेक्ट स्टूडेंट। 3 के बाद नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट व्हेन बी इज गिवन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट व्हेन बी इज गिवन, क्या करेंगे, बी है तो डिनोमिनेटर में तो रीजन बी का ही आएगा, और बी में कौन कौन है, R2 और R3 है, तो R2 और R3 का सम अभी अभी आया था 1/3 आया था, 4/12 था, तो ये 1/3 होगा। आई थिंक दिस इज करेक्ट। ए बार का मतलब क्या है, ए बार का मतलब क्या है भाई, कि ए को छोड़ दे, ए को अगर आपने छोड़ दिया, ए को अगर आपने छोड़ दिया तो R1 R2 को छोड़ दिया,
ए बार का मतलब क्या है, ए को हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, छोड़ दिया। अगर ए को छोड़ दिया तो हमारे पास, अच्छा फिर हमने उसमें कॉमन देखेंगे, तो पहले यहां पे नीचे में कौन आएगा, R2 और R3 आएगा। R2 और क्या लिखेंगे, R3 डिनोमिनेटर में, तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की आएगी। अब R2 और R3 में अगर ए को छोड़ दिया तो अगेन R3 बच गया, अगेन क्या बच गया, R3। और R3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12 है। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया कि नीचे में तो B का प्रोबेबिलिटी, तो B में R2 और R3 दोनों आ रहा है, R2 और R3 दोनों आ रहा है। अब मुझे A बार की प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब A में नहीं होना चाहिए, A में नहीं होना चाहिए, मतलब A में अगर नहीं है, A में अगर नहीं है तो A में नहीं है तो क्या बचेगा, R3 और R4, और फिर नीचे वाले में दोनों में कॉमन क्या आएगा, क्योंकि इसके साथ ऊपर कॉमन देखते हैं तो R3 कॉमन आ जाएगा। और R3 की वैल्यू कितनी है बच्चा, 1/12। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1/12, 3 ऊपर जाएगा, बाई 1 आ जाएगा, तो ये 1/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आ गया। 4 नंबर का क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमारे को यहां पर मिल गया। नाउ 4 के बाद वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार व्हेन ए यूनियन बी इज गिवन। ए यूनियन बी इज गिवन, ए यूनियन बी में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में तो तीनों का सम आएगा, दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3। डिनोमिनेटर में तो ये वाली क्वांटिटी आ गई, डिनोमिनेटर में तो R1 प्लस R2 प्लस क्या आ गया, R3। अब न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, तो न्यूमरेटर में लिखने का तरीका बता देता हूं आपको। मैं थोड़ा सा यहां पे ये रेड मार्कर से कैलकुलेशन कर रहा हूं, इसको देखता हूं कि ये क्या है। दिस इज ए यूनियन बी बार है। ए क्या क्या है, ए हमारे पास R1 एंड R2 है। बी बार का मतलब बी को छोड़ दो, बी में कौन कौन है, R2 R3 को छोड़ दिया, क्या क्या आया, R1 एंड R4 आया, R1 एंड R4 आया। तो इसका यूनियन कितना आया, इसका यूनियन आया R1 R2 और R4 आया। अब देखेंगे कि इसका इसके साथ कॉमन कितना है, तो R1 R2 कॉमन है, तो ऊपर में आ जाएगा R1 प्लस R2। R मतलब रीजन की बात हो रही है, R मतलब क्या हो रहा है भाई, रीजन की बात हो रही है। तो बस अब हम यहां से आंसर निकाल लेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट व्हेन ए यूनियन बी इज गिवन R1 प्लस R2। R1 का भी वैल्यू कितना आया था, 1/2, 1/4 आया था। तो ऊपर में तो मिलेगा, ये थोड़ा सा मैं यहां पे सेपरेटर लगा देता हूं, ये ऊपर में तो आ जाएगा 1/2। 1/2 कैसे, 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2। अच्छा नीचे में R1 प्लस R2 प्लस R4 नहीं, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3 का वैल्यू कितना निकल के आया था, 7/12 आया था। क्या आया था, 7/12 आई थिंक सो, 7/12 ही आया था क्या। R1 प्लस R2 प्लस R3 डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 प्लस R3। अरे भाई देख लो ना यार, ये 1/12 था, ये 1/4 था, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/12, करेक्ट। सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। इतना आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, अगर इतना आपका हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। नाउ फिर से मैं इसको एक बार मिटाता हूं, इस वाले पोर्शन को। अब तो चाहे पूरे क्वेश्चन को मिटा दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे डील किया जाए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे डील करें। 6 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहीं से ले लेते हैं सॉल्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 को देखा हमने, 6 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए, ए नॉट इंटरसेक्शन बी व्हेन ए नॉट यूनियन बी नॉट इज गिवन। यह क्वेश्चन उसने हमसे पूछा। ए नॉट यूनियन बी नॉट, इसका मतलब क्या आएगा भाई, ए नॉट यूनियन बी नॉट। देखिए अगर लिखना है ना तो बिल्कुल डरिए मत,
कैसे लिखते हैं बता देता हूं। डिनोमिनेटर में तो इसकी सारी प्रॉपर्टी नीचे आएगी। ए नॉट का मतलब थोड़ा सा नीचे लिखते हैं भाई, चलो यहां समझा देते हैं पहले। ए नॉट का मतलब क्या है, ए को छोड़ दो। ए को छोड़ा तो क्या बचा, R3 और R4 बचा, R3 एंड R4। बी को छोड़ो तो बी को छोड़ा तो R1 एंड क्या आया, R1 एंड R4 आया। इन दोनों का यूनियन लिया, इन दोनों का यूनियन लिया तो R1 R3 R4 आया। तो यहां से यूनियन तो आ जाएगा R1 R3 एंड R4, यहां से तो ये आ गया। ऊपर का हाल देखते हैं, ए नॉट, ए को छोड़ो, ए को अगर छोड़ दिया तो क्या मिला, ए को हमने छोड़ दिया, ए को क्या कर दिया बाबू, छोड़ दिया, और उसका बी के साथ इंटरसेक्शन लिया। ए को छोड़ा तो क्या क्या मिला, ए को अगर आपने छोड़ा तो क्या क्या मिला, R3 एंड R4 मिला, R3 एंड R4। फिर बी का हाल क्या है, बी में कौन कौन है, तो R2 एंड R3 है। अब बताइए इन दोनों का कॉमन क्या है, इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या आएगा बाबू बताइए, तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन आएगा R3, इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या आएगा, R3। यहां तक की बात आपको बिल्कुल ही समझ में आनी चाहिए। अगर R3 बचेगा तो फिर क्या करेंगे, इस R3 का इसके साथ कॉमन लेंगे तो कॉमन R3 आ जाएगा। अगर कॉमन R3 ही आ जाएगा तो ऊपर में तो आ जाएगा R3 एंड डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा R1 प्लस R3 प्लस R4। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी मैं कर देता हूं, तो इसको मैं यहां से एक बार मिटा देता हूं, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। तो फाइनली जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी व्हेन ए नॉट यूनियन बी नॉट इज गिवन इज इक्वल टू R3 रीजन कौन सा आ रहा है, R3 रीजन आएगा 1/3 माइनस 1/4, 1/3 माइनस 1/4, तो आई थिंक दिस इज 1/12 डिवाइडेड बाई क्या आएगा R1, R1 आया था 1/4, 1/4, उसके बाद R3 रीजन आया 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा क्या, इसे हमने पहले लिख लेना चाहिए था। चलो यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/3 माइनस 1/4, तो ये 12 हो गया, 4 माइनस 3, 1/12 आ रहा है, नहीं सही तो लिखा था, 1/12 आ रहा है, 1/12 डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4 आई थी, प्लस R3 की वैल्यू कितनी आई, 1/12 आई, एंड R4 की वैल्यू कितनी है, 5/12 है। सिंप्लीफाई कर लीजिए और वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो 1/12, इसके अंदर भी 12 एलसीएम आ गया, तो ये 3 प्लस 1 प्लस 5 आ गया। इफ यू सिंप्लीफाई दिस पार्ट, 1/12, 12 गया ऊपर, 5, 6 और 3 9, आई थिंक दिस इज कैलकुलेशन मेरा ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1/9। एक बार कैलकुलेशन देख लेना बाबू, आंसर आ जाएगा फाइनली कितना, 1/9 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1/9। ठीक ही किया, शायद 12 एलसीएम लिया और ये 3 प्लस 1 प्लस 5, 5 3 8 और 1 9, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1/9 प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है ना भाई, सो दिस इज अवर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन जो था वो किसके ऊपर बेस्ड था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी है वो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, राइट। सो अगर वेन डायग्राम से क्वेश्चन करते ना तो हमें बहुत ज्यादा फायदा रहता है, और मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसी के अंदर 1/2 डाल देते हैं, लेकिन भाई अकेला ए का थोड़ी ना है,
ये तो जो प्रोबेबिलिटी दिया गया है वो R1 और R2 रीजन दोनों को मिला के दिया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार की गलती हमें कभी भी नहीं करनी है और हमेशा अलर्ट रहना है कि अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो फिर उस गड़बड़ को पकड़ा जाए, उस गड़बड़ को क्या किया जाए बच्चा, पकड़ा जाए। क्लियर और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन हमने कर लिया, इसके अंदर 6 पार्ट थे। नाउ द नेक्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद अगला हेडिंग लगाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हालांकि मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन आपको पहले बता दी थी, लेकिन अब हमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट की वो भी हमें समझना पड़ेगा और वो भी हमें सीखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट। करेक्ट। क्या होती है इंडिपेंडेंट? नाम से लग रहा है इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करेगा। दो इवेंट ए एंड बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। लिख लेते हैं इसके बारे में। टू इवेंट A and B, two event A and B are called two event A and B are called independent if occurrence मतलब उसका होना, occurrence of one does not affect occurrence of other। सही बात है। मतलब एक का होना, पहले का होना दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ना। पहले इवेंट का होना दूसरे इवेंट पर कोई फर्क नहीं डालना। मतलब अगर आप हिंदी में लिखें तो पहले इवेंट का होना दूसरे पर कोई फर्क नहीं डालना। पहले इवेंट का होना दूसरे पर कोई फर्क नहीं डालना। ठीक है। या पहले इवेंट का नहीं होना दूसरे इवेंट का होना, बात एक ही है। पहले इवेंट का होना या पहले इवेंट का होना दूसरे पर कोई फर्क नहीं डालना, या पहले इवेंट के होने का दूसरे इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले इवेंट का मतलब ये तो लैंग्वेज है, हिंदी कैसे भी समझ लो आप। पहले के होने का
पहले इवेंट का, पहले के होने का दूसरे, पहले के होने का, मतलब थोड़ा सा हिंदी लिखना बड़ा अजीब लगता है। पहले के, अजीब तो क्या लगता है, मतलब बड़ा डिफिकल्ट होता है हिंदी। पहले के होने का दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले के होने का दूसरे इवेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पढ़ना या पढ़ता, बस ठीक है। बाकी जिसको नहीं है तो अंग्रेजी लिखी हुई उसे समझ लो। सीधा सा मतलब है कोई दो इवेंट है, इफ टू इवेंट ए एंड बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट अकरेंस ऑफ अदर। अरे भाई, अगर मान लो आपने एक डायस को फेंका और उस डायस पे आउटकम मान लो इवन आ रहा है। क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। डायस के ऊपर इवन आना या फिर डायस के ऊपर मान लो कि 5 आना। फिर हमने क्या किया कि दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, एक कॉइन को टॉस किया और उस कॉइन के ऊपर मान लो टेल आ गया। तो टेल का आना और 5 का आना दोनों इवेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट इवेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने डाइस को फेंका तो आप सिक्के को नहीं फेंक सकते, या फिर आप सिक्के को फेंका तो डाइस को नहीं फेंक सकते। दोनों इवेंट एक दूसरे पर क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। पहले इवेंट का होना दूसरे पर कोई फर्क नहीं डालना, या फिर पहले के होने का दूसरे इवेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरा ज्यादा बेटर लग रहा है, नहीं? खैर, जो भी है। मान लीजिए कि कोई दो इवेंट हमने ली, यहां पर इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट बी है। मान लो मैंने क्या लिखा, लेट इवेंट ए इज, लेट इवेंट ए इज independent, let event A is independent of event B. जैसे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफाइन करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is happened, मतलब जब B हो गई तो बताओ कि A की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब वो कह रहा है कि आपने सिक्के को उछाला तो डायस पे क्या आया उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मान लो कि वो इवेंट हुई या ना हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो हम लोग यहां पर इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट बी, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। तो बी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है वो। इसका मतलब सीधी सीधी किस बात की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि उसे ए बी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो बी का अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो हम लोग सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं, राइट? और फिर हम लोग जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। तो ये फॉर्मूला लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसी वाले को दोनों को लिंकअप मार देते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आपस में रिलेट कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा बताइए? दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये रिजल्ट मेरे पास आ गया कब? जब ए और बी, इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट क्या आ गया? बी आ गया। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सेम थिंग, अगर इवेंट बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए है तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? बी बाई ए का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? बी के बराबर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साहब? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप इसको उल्टा पुल्टा कैसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां पे लिखा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे लिख देंगे?
इस ए को नीचे उचका दो, उचका उचकी में ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ गया ए। ये तो सब इधर से उधर आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली हम लोग यहां पर ये लिख सकते हैं स्टूडेंट कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा कि इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट बी है, तो इवेंट बी भी इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, ए है। दोनों बात सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन इट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसके बराबर रे भाई, बी के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, बी हो जाएगा। यह बात आपको शायद समझ में आ रही है और यह बात आपको समझ में आनी भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बी के नहीं होने से, अगर बी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं होने से भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझिए, वो बोला कि इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट बी है, तो अगर बी नहीं हुआ तो भी तो इंडिपेंडेंट ही होगा, तब भी तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ही होगा ए पर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और अगर इवेंट बी नहीं भी हुआ तो भी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आएगी, ए ही तो आएगी। क्योंकि अगर बी नहीं हुआ है, अगर बी इवेंट पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसके नहीं होने पर भी तो डिपेंड नहीं करेगा। तो यह बात समझ में आ गई होगी आपको, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि बी एंड बी आर दोनों कैसी हैं, इंडिपेंडेंट है। बोथ बी एंड बी आर बार आर इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट। तो जो लॉजिक आपने ए गिवन बी के लिए लिखा है, वो लॉजिक हम लोग बी गिवन ए के लिए भी लिख सकते हैं। वो लॉजिक हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं, बी गिवन ए के लिए भी लिख सकते हैं। तो बस वो बात आपको शायद समझ में आ रही है, तो उसे ज्यादा लिखने की आवश्यकता है नहीं। इतनी बातों को आप उतार लीजिए स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट्स आप उतार लीजिए। तो अगर इवेंट ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ इवेंट बी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर बी पे ही, बी से ही इंडिपेंडेंट है, तो बी नॉट से भी इंडिपेंडेंट होगा। इसीलिए बी एंड बी नॉट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसीलिए बी एंड